इन सभी को आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में 2026। हम ऑलरेडी 3 सेट करा चुके हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जो संभावित हैं, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में ऐसा नहीं कि रातों रात पढ़ के आप नौकरी ले लेंगे। मैं अभी क्या है, इतिहास का चल रहा है सेट और कंप्लीटली टॉपिक वाइज चल रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपका एग्जाम, हम स्पीड और बढ़िया से बना लेंगे। अगर आपने जो सीरीज चल रही है ना, कमांडो सीरीज, अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया तो जीके जीएस में आपके 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। 3 क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पर, जैसे यहां पर कंप्लीट होती है टेलीग्राम पर डाल देते हैं। उसके बाद पंकज फौजी स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है जीके जीएस की, एसएससी जीडी से रिलेटेड, उसमें जाइए। 3 ऑलरेडी करा चुके हैं, 4थी क्लास है और टोटल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है भाई, गला काट कंपटीशन होने वाला है और सिलेक्शन लेना है तो रप्पा इस बार काटना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्योंकि मुश्किल वक्त है और कमांडो सख्त है और कमांडो सीरीज ये आपकी चल रही है। क्लास है आपकी 4, प्रैक्टिस सेट 4 है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसमें इंक्लूडेड जो मुझे लगता है संभावित प्रश्न आने के चांसेस हैं, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड आपके होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से किसने भज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने भज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? बताइए किससे मुलाकात की थी? राधा गुप्त है, बस्कार है, अशोक है, यश है। ये 4 ऑप्शन है, किससे मुलाकात की थी? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बस्कार। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्कार। राइट आंसर बस्कार हो जाएगा। इसके बारे में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो किसका है? भज्जी। तो हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन थे? हर्यक वंश के थे आपके अज्ञातशत्रु थे। उनके जो मंत्री थे वो कौन थे? उनके मंत्री थे बस्कार। और बस्कार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था कि बस्कार की गौतम बुद्ध से भेंट कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपकी राजगृह के समीप। क्या था? ग्रहकूट नामक पर्वत था। समझ में आया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे के सारे PYQ हैं और इससे मेरे तरफ से भी एड ऑन है। तो ये मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बस्कार। और बस्कार से रिलेटेड क्या था कि हर्यक वंश के जो मंत्री थे, हर्यक वंश के प्रमुख राजा कौन थे? राजा थे अज्ञातशत्रु। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी बिंबिसार ने। तो अज्ञातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था और उनसे कहा था कि गौतम बुद्ध से सलाह लेके आओ, प्रीवियस सलाह लेके आओ। तो उनकी जो मुलाकात हुई थी वो ग्रहकूट नामक पर्वत पे हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। तो हर्यक ने किसको भेजा था? ये भेजा था हर्यक वंश के राजा अज्ञातशत्रु ने भेजा था। और भेजा किसने था? भेजा था आपका, किसने भेजा था? ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने भेजा था। ये उनके मंत्री थे। ये क्या थे? ये आपके इनके मंत्री थे। ये इनके मंत्री थे। और कहां पर भेंट हुई थी? स्थान कहां पर था? स्थान कहां पर हुआ था आपका? ये हुई थी राजगृह के समीप। और कौन सी पर्वत था आपका? ग्रहकूट। ग्रहकूट नामक पर्वत। ग्रहकूट नामक पर्वत पे ये मुलाकात हुई थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि इसका जो उत्तराधिकारी था कौन था? जल्दी बताइए इसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था? जो इसका उत्तराधिकारी था उसके बारे में बताइए कि कौन था इसका उत्तराधिकारी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? अभी मैंने बताया था बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और उनका जो उत्तराधिकारी था वो थे आपके अजातशत्रु। कौन थे इनके? अजातशत्रु। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स निकलते हैं वो मैं
बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए बिंबिसार को मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप भी मानते हैं कि बिंबिसार जो थे उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी और उन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका? मगध साम्राज्य का। और जैसे ही बिंबिसार की हत्या किसने की थी? वो की थी आपकी अजातशत्रु ने। और ये जो हुई थी, ये मगध की गद्दी पर कब बैठा था अजातशत्रु? वो बैठा था 492 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और अजातशत्रु के सामने ही क्या हुआ था? राजगृह की जो सप्तगणी गुफा में पहली जो हुआ था, क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। तो ये 2 3 4 जो फैक्ट है वो याद कर लीजिएगा। पहली संगति राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी आपकी। और वो कब बैठे थे? अजातशत्रु जो थे, आप बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी और वो गद्दी पे कब बैठे थे? 492 में। और बिंबिसार को ही उनका असली क्या था? वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध का। तो 2 3 नोट है वो एक बार नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है? पहला नोट है आपका बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा क्या है? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या की थी, और बिंबिसार की हत्या की थी, वो की थी अजातशत्रु ने। किसने की थी? अजातशत्रु। और ये कब बैठा था गद्दी पर? गद्दी पर बैठा था ये 492 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व, ठीक है, 492 ईसा पूर्व। और पहली संगति कहां पर हुई थी? जो पहली संगति की हम बात कर रहे थे वो थे अजातशत्रु के समय पे भी हुई थी, राजगृह में हुई थी। और कौन सी कहां पर हुई थी? ये हुई थी सप्तपर्णी में। ये हुई थी आपकी सप्तपर्णी पर, ठीक है। बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति हुई थी आपकी, पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह के। और पर्वत थी आपके सप्तपर्णी। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक राजा माना जाता था। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। और वो कब बैठा था? 492 ईसा पूर्व में उसमें गद्दी पर बैठा गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अजातशत्रु। आगे देखिए, हर्यक वंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य जैसे कौशल, काशी और बज्जी पर कब्जा कर लिया था? किस शासक ने किया था? हर्यक वंश के किस शासक ने ये आसपास के जो राज्य थे, जो आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य पे कब्जा किया था? इनमें से आप बताइए। शिशुनाग, नागदशक, उदयभद्र और अजातशत्रु। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, हर्यक वंश के जो थे आपके, वो महत्वपूर्ण 3 से 4 राजा थे। कौन कौन से थे? एक बिंबिसार हो गया, एक अजातशत्रु हो गया, एक हो गया उदयन। ये 3 राजा जो थे आपके इंपॉर्टेंट हैं। और बिंबिसार का क्या है? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली जिसने स्थापना की थी, वो की थी बिंबिसार ने। और एक चीज और है यहां पर, जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणिक। अगर आप देखते हैं जैन साहित्य और वहां पर क्या बोला गया है बिंबिसार को? यह बोला गया है श्रेणिक कहा गया है। और एक चीज यहां पर, एक और चीज एड ऑन करने वाली है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उपनाम था इनका कुणिक। उपनाम क्या था अजातशत्रु का? कुणिक। और इसे पित्रांत क्या बोलते हैं? शासक भी कहा जाता है। तो इनके 2-3 फैक्ट जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उपनाम था कुणिक। और जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या बोला गया था? श्रेणिक। और बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे पहले शक्तिशाली राजा था क्योंकि उसने इसकी स्थापना की थी। तो 3-4 पॉइंट जो यहां से निकल के आते हैं। पहला निकल के क्या आता है यहां पर आपका पॉइंट कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उपनाम था इनका पितृहंता। क्या था इनका उपनाम? था पितृहंता। इनका उपनाम था कुणिक।
कुणिक, और इनका जो शासन था वो था आपका पितृहंता। ठीक है, पितृहंता, इनका शासक किस तरह का था? इनका शासक था पितृहंता। और इसमें से जैन साहित्य है, दूसरे वाले पर चलते हैं, जैन साहित्य। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है। और इस राज्य के, अगर हम हर्यक वंश के राज्य की बात करें तो यहां पर तीन जो मैंने बताए थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, तीन इंपोर्टेंट, तीन महत्वपूर्ण राजा। पहला हो गया आपका अजातशत्रु, पहला कौन है आपके? अजातशत्रु या बिंबिसार, क्योंकि इन्होंने बिंबिसार, उसके बाद दूसरा हो गया अजातशत्रु, और तीसरे हो गए उदयन। उदयन, ये तीन आपके इंपोर्टेंट हैं, इनको उदयन, ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये तीन इंपोर्टेंट हैं। और इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा परिपूर्ण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? जल्दी बताइए, कितने दिनों के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म से भी सवाल आते हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि एक को भी हम छोड़कर चलें। और जब ये आ सकते हैं तो मेरे भाई आ कोई सा भी सकता है, आ कोई सा भी सकता है, आ कोई सा भी सकता है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा होने वाला है? एक क्वेश्चन यहां पर आपसे एक और पूछ कर चलूं, इसका अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश की जब बात हो रही है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था ये बताइए। हर्यक वंश का अंतिम राजा, अंतिम राजा ये बता के जाइए कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, ये बता के जाइए हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। एक और चल लेते हैं, अब ये बता के चलिए कि जो अजातशत्रु था वो किस धर्म को मानने वाला था? अजातशत्रु जो था वो किस धर्म को मानने वाला था, एक ये भी बता दीजिएगा। तो दो क्वेश्चन हो गए। आप हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था और अजातशत्रु जो था वो किस धर्म को मानने वाला था, ये दो क्वेश्चन। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था, ये दो क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाइएगा। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो जैन धर्म का कितने दिन में होता था? कितने दिन में होता है? ये 10 दिन के लिए। ठीक है, ये कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो 10 दिन के लिए किया जाता है। अच्छा ये बताइए, ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म है वो कितने संप्रदायों में बटा हुआ है? दो में बटा हुआ है ना। कौन कौन से संप्रदाय हैं? एक हो गया आपका श्वेतांबर, एक हो गया श्वेतांबर, दूसरा हो गया दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय हो गए। पहला हो गया आपका श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरा क्या होगा? दिगंबर। ठीक है, ये दो हो गए। अच्छा श्वेतांबर को क्या करते हैं? ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये सफेद, ये क्या करते हैं? सफेद वस्त्र पहनते हैं, पहनने वाले, इसलिए क्या करते हैं? ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। और ये दिगंबर क्या करते हैं? ये आपके नग्न अवस्था में रहते हैं। ये आपके क्या करते हैं? ये नग्न अवस्था में रहते हैं। तो जैन के दिगंबर संप्रदाय द्वारा परिपूर्ण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो ये आपके 10 दिन के लिए किया जाता है। और दिगंबर संप्रदाय जो है आपकी नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। और ये आपका दो संप्रदायों में बटा हुआ है, दो संप्रदायों में आपका बटा हुआ है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के दौरान कौन सा क्षेत्र सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? कौन सा आपका महत्वपूर्ण था? दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या उत्तर भारत? बताइए कौन सा भारत आपका महत्वपूर्ण था, वो भी अर्थशास्त्र के तहत। बताइए इसका। अच्छा अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी?
अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के रचयिता बताइए इसके पुस्तक के रचयिता कौन है? उसके बाद जल्दी बताइए कौन है इसके लेखक? बताइए जल्दी, इसके लेखक कौन है? और मैं इसके बारे में डिटेल से पहले भी बता चुका हूं। और एक चीज और निकलती है यहां से कि ये जो है वो किस विषय पर है। पहला हो गया लेखक कौन है, दूसरा हो गया इसका विषय बताइए कि ये किस विषय पे है, किस विषय के साथ किस शासक से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन से राजा से जुड़ा हुआ है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बता के जाइए, बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका दक्षिण भारत। क्या होगा इसका आंसर? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, तो इसके लेखक कौन है? लेखक है आपके कौटिल्य। लेखक कौन है इसके? कौटिल्य। कौटिल्य, कौटिल्य को क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की इसमें जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये राजनीति से संबंधित है। और शासक कौन थे? ये मौर्य वंश से, क्या था? ये मौर्य वंश से के शासन का इसमें प्रकाश मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा शिलालेख अभी वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा शिलालेख अभी वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके 4 सामने रखे हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? पहला आपके कंधार, कलसी, गिरनार, मस्की, या ये बताइए जल्दी कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होने वाला है? कंधार, कलसी, गिरनार और मस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कंधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड अगर मैं कुछ पूछना चाहूं कि मौर्य सम्राट के जो वृद्ध शिलालेखों की संख्या कितनी थी, ये बताइए कि वृद्ध शिलालेखों की संख्या कितनी थी? एक ये हो गया। उसके बाद इनके कहां पर हैं, कहां पर है इन द सेंस, जैसे कलसी शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ था, उसके बाद गिरनार शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था, मस्की शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था, या मस्की शिलालेख या रायचूर, ये मस्की जो शिलालेख था वो कहां से हुआ था, ये सारी चीजें आपको बता के जानी होंगी क्योंकि इनसे रिलेटेड ही यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जब अच्छा ये पूछ लिया कि मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में कहां पर स्थित नहीं है या क्या है, तो इससे रिलेटेड और भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी में कट ऑफ देखना ही नहीं चाहते तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि मौर्य साम्राज्य में कुल कितने शिलालेख है? मौर्य साम्राज्य में मौर्य सम्राट अशोक के वृद्ध शिलालेखों की संख्या कितनी थी? ठीक है। और दूसरा जो शिलालेख थे, जैसे पहला हो गया कलसी, ये कहां से प्राप्त हुआ था? ये आपका प्राप्त हुआ था कहां से जी? ये हुआ था देहरादून से। और ये इनकी संख्या कितनी थी? ये आपकी 14 हो गई। इसके बाद गिरनार कहां से प्राप्त हुए थे? ये आपके हुए थे गुजरात, ये आपके गुजरात से हो गए। उसके बाद मस्की, इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आता है मस्की। मस्की कहां से होते बताइए? मस्की हुए थे कर्नाटक से। मस्की कहां से होते? रायचूर, कर्नाटक।
कर्नाटक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी, तक्षशिला, स्वर्णनिगरी और पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी बताइए। 4 ऑप्शन है और ये 21 फरवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया सवाल है। जल्दी बताइए कहां पर है, क्या है इसका हिसाब किताब, जल्दी बताओ। क्या था राइट आंसर? क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, पाटलिपुत्र के बारे में कि किसने इसकी स्थापना थी, कैसे महाजनपद से टूटकर ये एक बना था, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये किस काल से संबंधित है? ये मौर्य काल से संबंधित है। ये किस काल से संबंध है? ये आपका मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो इसके जो संस्थापक थे आप कौन बताएंगे? इसके संस्थापक थे आप चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? यह आपकी हो गया दूसरा पॉइंट हो गया, राजधानी। राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। राजधानी आपकी पाटलिपुत्र। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी जान के जाइए कि मौर्य साम्राज्य की शासन काल अवधि कितनी थी। ये जो मौर्य साम्राज्य था किस अवधि तक चला था? तो ये चला था 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व। तो कार्यकाल क्या था इसका? कार्यकाल हो जाएगा, कार्यकाल होगा आपका 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसके 3 फैक्ट्स बन रहे हैं यहां पर, आप देख के जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं सारे के सारे फैक्ट्स आपको बताता चलूंगा। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? नंद कुमार की पत्नी, मूर एक शिकार की पत्नी, शिकारी की एक यूनानी कुलीन महिला, सुभद्री एक ब्राह्मण की पुत्री। ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो राइट आंसर दीजिए, कौन होने वाला है इसका राइट आंसर? क्या होगा जल्दी बताइए। राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं भाई एसएससी जीडी में। जीके का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीके ऐसा नहीं है कि आप रात रात में पढ़ के इसको तैयारी कर लेंगे। तो इसका जो होगा मूर एक शिकारी की पत्री, मूर एक शिकारी की पुत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स निकलते हैं आपके? देखिए क्या हुआ था, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? माता का नाम पूछ रहा है ना? हाँ, माता का नाम मूर था। माता का नाम क्या था? मूर था। और मूर इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसको संस्कृत में बोलते हैं मौर्य। मूर का जो अर्थ होता है, मूर का अर्थ संस्कृत में अर्थ क्या है? संस्कृत में मौर्य, इसको मौर्य कहा जाता है, इसको मौर्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रथम साम्राज्य था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके अपनी माता के नाम पर ही मौर्य साम्राज्य का क्या किया था? पहला राज्य था, और संस्थापक भी यही था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 से कब तक बैठा? 298 ईसा तक शासन किया था। शासन कब तक किया था इसने? शासन हुआ था इनका मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 322 ईसा पूर्व से आपका 298। अब यहीं पर एक चीज और निकलती है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह इसी से हुआ था। तो उनकी पत्नी जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था, किससे हुआ था विवाह इनका? इनका हुआ था सेल्यूकस, विवाह हुआ था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा
बी फॉर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी फॉर बीएसएफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं कि इनकी माता का नाम क्या था, माता कौन थी, मूर, एक शिकारी पुत्री थी। मूर को संस्कृत में मौर्य कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले साम्राज्य संस्थापक भी थे और पहले शासक भी थे। कब से कब तक कार्यकाल था, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। इनका विवाह हुआ था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना। जब युद्ध हुआ था इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इन्होंने साम्राज्य जो किया था चाणक्य के अपने उसके सहयोग से बनाया था। चाणक्य ने क्या किया था, अर्थशास्त्र लिखी थी। चाणक्य के दूसरे नाम क्या है, विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त थे कौटिल्य था। उसके बाद यहां से फैक्ट्स और क्या निकलते हैं, और निकलते हैं मेरे भाई कि ये सब कुछ है इसके रिलेटेड। हाँ, इनके राज्य में एक आया था मैगस्थनीज आया था, जिसने क्या लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये सारा का सारा डाटा चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, आगे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक सड़क स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये 6 फरवरी 2025 की पहली शिफ्ट में आया था। ऑप्शन है मथुरा, तक्षशिला, भीटा या बुलंदी बाग। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, जल्दी बताइए, राइट आंसर दीजिए इसका, कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बुलंदी बाग। क्या होगा इसका राइट आंसर, बुलंदी बाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बुलंदी बाग क्यों, क्या है आपका, तो देखिए बुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का एक क्षेत्र है। क्या है ये आपका, बुलंदी बाग है क्या, तो बुलंदी बाग क्या है, ये आपका पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का एक क्षेत्र है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा यहां से क्या पॉइंट निकल के आता है, तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि पटना के समीप क्या हुआ था, पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हारा में जब खुदाई हुई थी तो वहां पर किस चीज के अवशेष निकले थे, वहां पर लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष निकले थे। यह पूछा जाता है कि पटना के समीप बुलंदी बाग, ये कहां पर समीप में है, बुलंदी बाग। तो बुलंदी बाग और कुम्हारा में क्या हुआ था, जब खुदाई हुई थी तो किस चीज के अवशेष निकले थे, यहां पर अवशेष मिले थे। और वो किस चीज के थे, अवशेष, वो किस चीज के अवशेष मिले थे, वो मिले थे लड़की लिखा जा रहा है, लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष। जब यहां पर खुदाई हुई थी तो अवशेष मिले थे, लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले थे। और पाटलिपुत्र के पुरातत्व स्थल का ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कहां पर है ये, पाटलिपुत्र में है, उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको माना जाएगा। अब बुलंदी बाग में क्या हुआ था बुलंदी बाग में, देखिए बुलंदी बाग में मौर्य साम्राज्य सम्राट मौर्य ने जब लकड़ी की निर्मित भवन महल के, तो ये आपका मौर्य इससे संबंधित है। आगे चलिए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, इनमें से ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने तो स्थापना की थी तो वो तो होंगे नहीं। इनमें से बताइए 4 में से आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, 4 में से राइट आंसर कौन सा होने वाला है। चार में से राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, पहले आप बताइए उसके बाद मैं पूछता हूं। इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो 23 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका कि हत्या किसने की थी, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ब्रदस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए फॉर आवनक,
हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो क्या किया था, स्थापना ही की थी। अशोक इनके बाद थे और बिंदुसार इसका होना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इसकी हत्या किसने की थी, तो देखिए इसकी हत्या किसने की थी, मौर्य साम्राज्य के लास्ट जो शासक थे ये थे और इनकी हत्या की थी इनके सेनापति। सेनापति कौन थे, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र संगु, जिसके बाद किसकी स्थापना हुई थी, संगु वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद किसकी स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना किसने की थी, संगु वंश की स्थापना हुई थी। संगु वंश की स्थापना हुई थी, किसने की थी, ये आपकी इस वंश की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र संगु ने किसकी हत्या करके, ब्रह्मगुप्त की हत्या करके। और जो लास्ट शासक थे किसके, मौर्य साम्राज्य के लास्ट शासक थे उसके बाद। और ये कब हुई थी, ये हुई थी सन 1885 ईसा में, ठीक है। 1885 ईसा पूर्व में इनकी हत्या की गई थी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ब्रह्मगुप्त और अशोक। और ये 27 फरवरी 2024 का पेपर में आया था। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका दूसरा, इसमें देखिए ये जब हम बात कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य की, तो उसकी अवधि पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य की शासनकाल की अवधि क्या थी, मैंने बता दी है। उसके बाद पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि बताइए, वो बात कर लेंगे। उसके बाद बिंदुसार के शासनकाल की अवधि बताइए। उसके बाद क्या आएगा, अशोक के शासनकाल की अवधि बताइए। तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो हम क्यों ना उनको पढ़ ले। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, आपने बताया बिंदुसार, बिल्कुल सही है। B4 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका राइट आंसर है। अगर यहीं पर हम चले कि भाई ये शासन जो था वो कब से कब तक, मौर्य काल का जो था 322 से 185 था। इसका शासनकाल कब से कब तक हुआ, तो शासनकाल देखिए, अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो ये नहीं है कि ये हवाबाजी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे 322 से 185 ईसा पूर्व। अच्छा, शासनकाल हो गया। अब उसके बाद मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, तो उन्होंने 322 से तो स्टार्ट हुई, तो इन्होंने तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और 322 से लेकर 298 तक, 322 से 298 तक ये शासन किसका था, ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ये आ गया। दूसरा, इसके बाद किसका शासन आया था, तो ये किसका आया था बताइए, इसका आया था आपका बिंदुसार का। बिंदुसार का कब से था, 298 से 273, 298 से 273, 298 से 273 बिंदुसार। किसका शासन था ये आपका था बिंदुसार। ये आपका बिंदुसार हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे बिंदुसार खत्म होता है, उनके बाद अशोक का शासनकाल आ जाता है। तो अशोक का शासनकाल क्या है, अशोक का तीसरे नंबर पे शासनकाल देखते हैं कि अशोक का शासनकाल क्या रहा था। तीसरे नंबर पे अशोक का देख लीजिएगा। तो अशोक का जो शासनकाल था वो 273 से लेकर 232 तक, 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा, ये बताइए इनका अशोक का जो था अभिषेक कब हुआ था, अशोक का अभिषेक कब हुआ था ये बताइए। राज्य अभिषेक कब हुआ था अशोक का, राज्य अभिषेक कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए मैं बता देता हूं, इनका हुआ था 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व में। और अशोक से रिलेटेड एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, कौन सी थी, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाइए। जिसके बाद इन्होंने युद्ध नीति छोड़ के धम्म नीति अपना ली, इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए। किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, उपगुप्त से ली थी इन्होंने। तो बहुत सारी चीजें यहां से भी फैक्ट्स जो मैं इससे पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन
शामिल नहीं था, मुख्य रूप से शामिल था, जैसे एक निश्चित रूप का समर्थन किया जाता है, कि एक भाग के रूप में शामिल है। राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, बताइए जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या होगा? शामिल नहीं था, भगवान की पूजा का बलिदान शामिल नहीं था। राइट आंसर आपका ए, आओ ना कभी हवेली पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसका? देखिए, मौर्य सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए क्या किया था, जो नियम थे, नियम संहिता प्रस्तुत की थी, जिसमें अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया था। धम्म क्या था? क्योंकि उन्होंने धम्म नीति छोड़कर, मतलब युद्ध नीति छोड़कर क्या था, धम्म नीति अपना ली थी। उसमें क्या है, उन्होंने क्या था, अपनी प्रजा के उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों को सहित किया था, सहित प्रस्तुत किया था, उनको क्या था, उन अभिलेखों को धम्म कहा जाता था। और अशोक के क्या था, धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था? मूल सिद्धांत था स्वनियंत्रण था, स्वनियंत्रण। तो धम्म नीति का ये तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और इनकी जो धम्म नीति थी, क्योंकि धम्म नीति के बारे में बार बार बात की जाती है कि धर्म नीति है क्या, धम्म नीति है क्या, तो धम्म नीति क्या थी, धम्म नीति है क्या, तो धम्म नीति क्या है? धम्म नीति अपने जो प्रजा है उसका नैतिक उत्थान करने के लिए निज नियमों की संहिता प्रस्तुत की थी, उसी को हम धम्म नीति अभिलेख कहते हैं। और धम्म नीति का क्या था, मूल सिद्धांत क्या था? तो इनका जो मूल सिद्धांत था वो था आपका क्या, स्वनियंत्रण, 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 स्वनियंत्रण इनका मूल सिद्धांत था। मूल सिद्धांत इनका स्वनियंत्रण था। तो इससे अशोक की जब बात होगी तो धम्म नीति, युद्ध नीति, इनके अभिलेख, किस किस को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा, वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? दशरथ, बिंदुसार, बृहगुप्त और अशोक। जल्दी बताइए कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? ऑप्शन बताइए, 4 आपके सामने हैं, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो अशोक की बात चलेगी, अशोक ही हैं, अशोक हैं इनके राइट आंसर। और ये इनके पिता का, अशोक के पिता का नाम क्या है? इनके जो पिता थे, पिता क्या थे, कौन थे आगे? बिंदुसार। इनके पिता बिंदुसार थे, ठीक है। और बिंदुसार ने क्या किया था, इनको अवंती का राज्यपाल सबसे पहले घोषित किया गया था। और इनकी माता का नाम क्या है? इनके पिता हो गए, इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता कौन है, बताइए माता कौन है? शुभदांगी, ये इनकी माता हो गई, ये इनकी माता है। यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये खाली स्थान है यहाँ पर। साम्राज्य की स्थापना 322 से लेकर 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। किसकी? मौर्य साम्राज्य की गई थी। कई बार चीख के मैं इसको बता चुका हूँ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स है तो आप बता सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स निकलते हैं, आप बता सकते हैं क्या, जो कंसर्न फैक्ट हैं? तो देखिए, प्रमुख वंश, और इधर क्या जाएगा, संस्थापक, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा आ गया आपके सामने? नंद वंश। कौन थे संस्थापक? महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद। दूसरा आपके सामने आता है, दूसरा क्या है आपके सामने आता है जी, ये आएगा पाल वंश। पाल वंश के कौन थे? गोपाल। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या आता है आपके सामने? आता है आपके सामने मुगल। इसका कौन था? बाबर। इनको मैं बाद में, अभी चलेंगे बाबर के, पाल के, नंद के, लेकिन अभी मुझे ध्यान आया तो मैं इनको लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, इनको याद कर लेना।
आगे चलिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख खलिस्तान भाषा में थे और लिपि में लिखे गए थे। दो तीन चीजें हैं, बताइए यहां पर कि किस भाषा में लिखे गए थे और लिपि में लिखे गए थे। संस्कृत, खरोष्टी, प्राकृत, ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी और संस्कृत ब्राह्मी, ये 4 ऑप्शन है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये 5 मार्च 2024 की कौन सी हिस्सा है, 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। जल्दी। अच्छा, शिलालेख जो थे सबसे पहले जब प्रचलन कहां से चला था, तो सबसे पहले प्रचलन जो शिलालेख का हुआ था वो अशोक ने किया था। शिलालेख का जो प्रचलन हुआ था वो अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। और किस विषय पर किया था, इनका विषय क्या था, शिलालेखों का विषय क्या था, तो इनका जो विषय होता था, किस विषय पर होता था इनका, प्रशासनिक। क्या किस विषय पर होता था इनका, प्रशासनिक होता था। लेकिन एक इसमें अपवाद है। कौन सा अपवाद है इसमें, अगर आप अपवाद की बात करेंगे तो अपवाद है आपका रुमेनदेई। इस अभिलेख को छोड़कर, इस अभिलेख को छोड़कर इसमें प्रशासनिक की व्यवस्था नहीं थी। जल्दी बताइए इसका कौन सा है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। प्राकृत ब्राह्मी में इसकी ये अभिलेख लिखे गए थे। भाषा कौन थी, प्राकृत थी, और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। और देखिए अशोक के अधिकांश पूछा, ये नहीं सभी, अशोक के अधिकांश अभिलेख इसमें लिखे गए थे। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं, यहां पर कौन से बात करूं कि देखिए ये जो था 1-2 अभिलेख थे। पहला 2 अभिलेख कौन से थे, एक तो था आपका सहवाजगण। पहला अभिलेख कौन सा था आपका, सहवाजगढ़ी। और दूसरा अभिलेख कौन सा था, दूसरा अभिलेख था आपका मानसेहरा। ये 2 अभिलेख किस में लिखे गए थे, इनकी जो लिपि थी, इनकी जो लिपि थी कौन सी थी, खरोष्टी थी। इनकी लिपि कौन सी थी, खरोष्टी। तो इन्होंने बोला है अधिकांश, तो अधिकांश जो थे प्राकृत ब्राह्मी में हुआ था, लेकिन सहवाजगढ़ी और मानसेहरा इनकी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी। तो ये याद कर लेंगे कि ये आपका इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। अभी बताया है, अभी इसका राइट आंसर दिया है। मुझे लगता नहीं आपको नहीं पता होगा, सब पता है इसके बारे में आपको। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अभी बताया है, अशोक के शिलालेखों का मुख्यतः भाषा कौन सी थी, प्राकृत और ब्राह्मी। कौन सी थी इसमें, प्राकृत और ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ जानना है इसके बारे में, चलिए बता देते हैं। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, ये कौन से में, गुहालेख में लिखे हुए थे। ये आपके गुहालेख में थे। और केवल 2 जो अभिलेख अभी मैंने बताए थे वो खरोष्टी में थे। कौन से, ये 2 अभिलेख आपके खरोष्टी में लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़े और तो इसमें पाएंगे आपके 1837 में क्या हुआ था, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सन 1800 किसने पढ़ा था, सबसे सर्वप्रथम 1837 में अभिलेखों को पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप। किसने, जेम्स प्रिंसेप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये कि 1837 में सर्वप्रथम जो अशोक के अभिलेख थे वो किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। उन्हीं को इनका श्रेय जाता है। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, अशोक ही है, क्योंकि उन्हीं के शिलालेख आप देखेंगे, अधिकतर उनके शिलालेखों की यहाँ पर चर्चा होती रही है। और ये क्वेश्चन कब आया था, 6 मार्च 2024। और मैंने पूछा था इसमें कि कुल इनके शिलालेख कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शिलालेख।
14 हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके 14 हैं और इनके 14 हो गए। एक चीज पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं यार, कुछ एक चीज और यहां थी, एक चीज और थी यहां पर, क्या था, एक चीज और है यहां पर। हाँ, एक चीज बता के जाइए कि अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। ये आपका HW है। कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए कि अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर दे के जाइएगा, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है, बताइए। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? अशोक के अभिलेखों में बताइए 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 बताइए। तो टोटल कितने हैं इसमें? इसमें 33 हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 33। कुल कितने हैं इसमें? 33 होंगे। 33 ए ऑप्शन आपका ठीक है। और ये पता है क्या है, सम्राट अशोक प्रथम शासक था। सम्राट अशोक जो थे वो प्रथम शासक थे जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। इसलिए अभिलेखों की जहां चर्चा होती है वहां पर सम्राट अशोक की बात होती है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इनके मैं पहले ही बता चुका हूं क्या था, कौटिल्य थे। और इनके जो उपनाम थे वो क्या था? चाणक्य, विष्णुगुप्त। और इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, जो राजनीति से है, पता है आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे किसके? जैन धर्म के, इस्लाम धर्म के, सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के? बताइए किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? बताइए। सबको पता है कि इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और कौन सी इनकी पुत्री थी ना, उनको भी श्रीलंका भेजा था। और किस लिए भेजा था वहां पर श्रीलंका? जल्दी बताइए, काफी टाइम से पढ़ रहे होंगे ना आप। बताइए किसके लिए भेजा था श्रीलंका और किस धर्म से ये संबंधित थे? ये आपके थे बौद्ध धर्म से। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और इनका अभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी में इनका अभिषेक हुआ था, ठीक है। और अशोक के स्तंभों पे क्या लिखा हुआ है? इनके जो स्तंभ हैं उन पे लिखा हुआ था देवा प्रिय प्रियदर्शनी, मतलब देवताओं का प्रिय राजा, ठीक है। और इन्होंने यहाँ दीक्षा किससे ली थी? जो इन्होंने शिक्षा ली थी, जो इनकी गुरु थे, जो इनके बौद्ध धर्म के गुरु थे, जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? इन्होंने ली थी उपगुप्त से ली थी। और इनके अभिलेखों पे क्या लिखा हुआ था? अभिलेखों पे क्या गुदा है इनका नाम? इनका नाम है देवानाप्रियम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय राजा, ठीक है। देवताओं का प्रिय राजा इसमें लिखा हुआ है। अनुयायी किसके थे? बौद्ध धर्म के थे। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बताइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बताइए कौन सी थी? 28 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट में यह पूछा गया है। बताइए। तो ये क्या था आपका? पटना। पाटलिपुत्र को पता है, ये बिहार में पटना इसको बोला जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसकी परिणाम स्वरूप शंकुवंश की स्थापना हुई थी? अभी मैंने बताया था कि इनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शंकु, इनकी हत्या करके इनके सेनापति ने
पुष्यमित्र शंकु ने किसकी, शंकु वंश की स्थापना की थी। उसके बाद इनकी स्थापना हुई थी, उसके बाद इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और राजा कौन से थे, राजा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे कि जो मौर्य वंश के सबसे राजा लास्ट थे जिनकी हत्या करके हुई थी, तो ये थी ब्रद्धगुप्त। ब्रद्धगुप्त के बाद इनकी हत्या कर दी थी और शंकु वंश की स्थापना हुई थी। और क्या हुआ था, डेट क्या थी, 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। ठीक है, 185 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। जो पहले था ना, वहां पर मैं बताने की सोच रहा था, लेकिन मैं रोक गया क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला था, इसलिए यहां पर अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो निम्नलिखित में किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म, और सबसे ज्यादा जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था, वो अशोक के टाइम में। अशोक ने काफी इसका बीड़ा उठाया था। ठीक है, किसका बीड़ा उठाया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने काफी बीड़ा उठाया था। जल्दी बताइए। तो इनका जो राइट आंसर होगा अशोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या था, ये थे अनुयायी किसके, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। और धर्म किससे अपनाया था, दीक्षा उपगुप्त से अपनाई थी। कब, युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपनाई थी, जो कलिंग का युद्ध हुआ था। अब इसके रिलेटेड इन्होंने किस किस को इस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, वो देख लीजिएगा। तो धर्म का प्रचार नाम देख लीजिएगा, किस कौन कौन गए और किसने स्थान कहां पर इनका प्रचार किया था। तो प्रचार किया था किस किसने, अब देखिए यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। पहला नाम आ गया आपका, पहला नाम आएगा महाधर्म रक्षित। महाधर्म रक्षित कौन सा स्थान पे गए थे, ये महाराष्ट्र में गए थे, महाराष्ट्र में गए थे। उसके बाद महेंद्र और संघमित्रा, ये इनकी पुत्री थी, पुत्री थी। ये कहां गए थे, श्रीलंका। इनके पहले कौन थे, महेंद्र और संघमित्रा। संघमित्रा कहां गए थे, श्रीलंका। उसके बाद महारक्षित, तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, तीसरे नंबर पे आ जाएगा महारक्षित। ये किस स्थान पे गए थे, ये गए थे यमन देश। उसके बाद सोना उत्तम, सोना उत्तरा, ये कहाँ गए थे, स्वर्णभूमि, स्वर्णभूमि। ठीक है, एक यहां पर मजलिस हो रहा जाता है, अगर देखते हैं तो ये कहाँ गए थे, ये हिमालयार्थ, हिमालय बढ़ती, हिमालय बढ़ती देश गए थे, ये आपके हिमालय बढ़ती देश गए थे। तो ये कुछ 5 नाम हैं और कहाँ कहाँ पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, ये आपका डिटेल हो गई। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद पर विजय प्राप्त की। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद पर विजय प्राप्त की। इसके बारे में बताइए। ये आपका HW है, ये आपका HW है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे कि क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा राइट आंसर होगा, ABC। उस तरह से डाल के कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप जाके डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगले वीडियो बनते हैं तो कुल मिलाकर ये नंबरिंग टाइपिस्ट ने गलत कर दी है, ये 94 क्वेश्चन होगा, 94 क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं इससे पहले 74 करा चुका हूं, 24 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। तो टोटल मिलाकर मैं आपको कितने, 94 नहीं 97, 98 क्वेश्चन होंगे, 97 से 98 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ये हटा लेना। 100 क्वेश्चन के लगभग हमने 4 क्लासेस में कंप्लीट कर लिए हैं। आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे जब तक आपका एग्जाम के पास तक आएगा। मैं सारे सब्जेक्ट आपके ऐसे मजबूत करा दूंगा कि आपको मेरिट देखने की टेंशन ही नहीं होगी। तो पंकज फौजी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे कि और बच्चों को भी यहाँ पर मोटिवेशन पढ़ने का फायदा मिले। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।